केंद्रीय प्रशासन, वकील, यह मुगल काल का सर्वोच्च पद होता था। यह मुगल काल का सर्वोच्च पद था जो शासक के सभी अधिकारों का प्रयोग कर सकता था। सर्वप्रथम अकबर द्वारा बैरम खां को यह पद दिया गया था। संपूर्ण मुगल काल में यह पद मात्र 30 वर्ष सक्रिय रहा था, अर्थात अधिकांश समय तक ये क्या रहा था, रिक्त ही रहा था। वजीर, प्रधानमंत्री, मीर बख्शी मुख्य सेनापति तथा सभी मनसबदारों का प्रमुख होता था। शाही दीवान केंद्रीय वित्त मंत्री होता था। सद्र उस सुदूर धर्म विभाग का मंत्री होता था। काजी उत कुज्जात मुख्य न्यायाधीश होता था। अधीनस्थ अधिकारी मीर सामा, देख लो, महल का प्रबंधक होता था। मीर आतिश तोप खाने का अधिकारी होता था। मीर बहर नौसेना अधिकारी होता था। मीर बर वन उपज अधिकारी होता था। मीर अर्ज याचिका अधिकारी होता था। मीर तोजक शाही उत्सवों का प्रबंधक होता था। मुतशरिफ मुख्य लेखाधिकारी होता था और मुस्तौफी मुख्य लेखा परीक्षक होता था। समझ में आ गई क्या बात आपको? कोई प्रॉब्लम? एक और नाम लिख लेना तुम चाहो तो, एक और नाम लिख लेना। मैं तुम्हें वहां तो मैंने बता दिया पीछे, तो या और लिख लेना। मैंने बताया था आपको मीर बयूतात, मीर बयूतात कारखानों का निरीक्षक था। ये कारखानों का निरीक्षक, ये और लिख लेना। समझ में आ गई क्या बात आपको? कोई प्रॉब्लम? ये थे केंद्रीय अधीनस्थ अधिकारी, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं प्रांतीय प्रशासन। हेडिंग डाल लेना, प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन, पहली बात ढंग से समझना, प्रांत को मुगल काल में सूबा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सूबा कहा जाता था। प्रांतों को मुगल काल में सूबा कहा जाता था। और हर प्रांत में, अब ढंग से समझना, अकबर वॉज वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। हर प्रांत में दो प्रकार, हर प्रांत ही नहीं, हर स्तर पर प्रांत है। प्रांतों का विभाजन होता था किसके अंदर? प्रांतों का विभाजन होता था भाई साहब जिलों के अंदर। जिलों का विभाजन होता था तहसीलों में, और तहसील में तहसील, और तहसील का विभाजन होता था किसके अंदर? तहसील का विभाजन होता था भाई साहब किसमें? गांव के अंदर, गांव में, ठीक है ना। और हर स्तर पर, ढंग से समझना, हर स्तर पर अकबर ने दो अधिकारी नियुक्त किए थे। दो अधिकारी। अकबर जो था ना, उसकी खास बात थी, अकबर की मान्यता थी कि किसी भी एक आदमी को दो काम नहीं मिलने चाहिए। क्योंकि अगर एक आदमी को दो काम देते हैं ना, तो अगर वो कर लेता है दोनों कामों को ठीक ढंग से, अपनी योग्यता के कारण कर लेता है, वो दो कामों को निभा लेता है, दोनों पदों को, तो भाई साहब वो अहंकारी हो जाएगा। और अहंकारी व्यक्ति भी राज्य के लिए घातक ही होता है। आज नहीं तो कल पट्टा विद्रोह कर देगा वो, है। उसके दिमाग में हो सकता है कि उसको ये लगने लगे कि यार मैं ही राजा बन सकता हूँ, है ना। तो हो सकता है कि वो विद्रोह कर दे। दूसरी बात, अगर निभा नहीं पाता है, उतना योग्य नहीं है,
तो दोनों में से अगर किसी एक पद को नहीं निभा पाता है तो भाई साहब ये भी राज्य के लिए नुकसानदायक होगा। समझ में आ रही बात आपको? इसलिए उसने क्या किया कि हर स्तर पर दो दो अधिकारी बनाए। जैसे ढंग से समझना, सूबा के स्तर पर उसने 2 अधिकारी बनाए। एक तो कानून व्यवस्था चलाने वाला अधिकारी, कानून व्यवस्था चलाने वाला अधिकारी, और एक राजस्व अधिकारी। 2 प्रकार की जरूरी है ना, दोनों इंपॉर्टेंट है। कानून व्यवस्था भी जरूरी है और राजस्व भी जरूरी है। पैसा है क्या? पैसा पैसा करती है सुरेखा, पैसे की लगा दूं ढेरी, तो ढेरी लगाने में अगर मान लो कोई कमी रह गई तो राज्य को नुकसान, और कानून व्यवस्था को चलाने में कोई कमी रह गई तो राज्य को नुकसान। ऐसी स्थिति में 2 अलग अलग अधिकारी नियुक्त किए, कानून व्यवस्था के लिए अलग और राजस्व व्यवस्था के लिए अलग। कानून व्यवस्था के लिए जिस अधिकारी को नियुक्त किया गया उस अधिकारी को कहा जाता था सूबेदार। उसको सिपह सालार भी कह दिया जाता था। और उसी अधिकारी को कई बार नाजिम भी कह देते थे, नाजिम भी कह दिया जाता था। ठीक है ना, एक ही बात है, सूबेदार कह लो, नाजिम कह लो और सिपह सालार कह लो, बात एक ही है। ठीक है ना। इसका काम क्या होता था? अपने प्रांत की कानून व्यवस्था की देखभाल करना, तथा इस अधिकारी को इस अधिकारी को राजस्व एकत्र करने में सहायता देना। ठीक है ना, ये 2 काम थे इसके, कानून व्यवस्था और इसकी सहायता करना। ठीक है। जबकि इस विभाग के लिए, राजस्व व्यवस्था के लिए एक अधिकारी नियुक्त कर रखा था और उसे कहते थे सूबाई दीवान। 2 दीवान हो गए भाई साहब, 2 दीवान हो गए। एक तो देख लो, एक तो शाही दीवान, ये तो केंद्रीय वित्त मंत्री है, और अब आएगा, यहां पर आ गया सूबाई दीवान। सूबा का मतलब प्रांत, प्रांतीय वित्त मंत्री। ठीक है ना, प्रांतीय वित्त मंत्री। और इन दोनों अधिकारियों को, आ जाइए, ये जो 2 प्रकार के अधिकारी हैं, कानून व्यवस्था वाले और राजस्व व्यवस्था वाला, ये दोनों इंपॉर्टेंट काम थे। और मजे की बात है, दोनों की नियुक्ति कौन करता था? शासक करता था। इसका मतलब दोनों किसके प्रति उत्तरदायी थे? शासक के प्रति उत्तरदायी थे। और दोनों को ऐसा फंसा रखा था अकबर ने, ऐसा फंसा रखा था कि दोनों एक दूसरे के बिना अपना काम नहीं कर सकते हैं। इसके पास सेना होती है, इसके पास पैसा होता है, ये लगान इकट्ठा करेगा, पर लगान इकट्ठा करने के लिए सेना चाहिए, तो सेना कौन देगा? सूबेदार देगा। ये सेना रखता है पर उसका वेतन कौन देगा? ये देगा। समझ में आ रही है कि बात आपको? अरे प्रशासन चलाने के लिए पैसा चाहिए, पैसे के लिए ये किस पे डिपेंड है? इसके ऊपर डिपेंड है। और पैसा इकट्ठा करने के लिए सेना चाहिए, तो सेना के लिए ये सूबाई दीवान किस पे डिपेंड है? सूबेदार पे डिपेंड है। दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है, पर दोनों में कोई भी एक दूसरे का अधिकारी नहीं है। दोनों को एक दूसरे से क्या कर दिया? स्वतंत्र भी कर दिया। यानी मेरे बिना तू नहीं, तेरे बिना मैं नहीं, फिर भी तू अलग और मैं अलग। तू भी अपनी रिपोर्ट किसको देगा? तू भी अपनी रिपोर्ट किसको देगा? शासक को देगा। मैं भी अपनी रिपोर्ट किसको दूंगा? शासक को दूंगा। तू मुझसे कुछ नहीं पूछ सकता और मैं तुझसे कुछ नहीं पूछ सकता, लेकिन दोनों का एक साथ रहना भी क्या है? जरूरी है। इसी को कहा जाता है इंग्लिश के अंदर, इसको इंग्लिश में कहा जाता है चेक एंड बैलेंस की नीति। क्या कहा जाता है? चेक, और हिंदी में याद करो तुम तो, इसी को कहा जाता है नियंत्रण और संतुलन की नीति।
नियंत्रण और संतुलन की नीति का पालन किया गया अकबर के द्वारा। अकबर के सामने सूबेदार दीवान की पोल खोलता था और दीवान सूबेदार की पोल खोलता था। सही है ना बात? सूबेदार कहां बेईमानी कर रहा है कौन बता देता था? ये दीवान। और दीवान कहां बेईमानी कर रहा है वो कौन बता देता था? ये। दोनों को एक दूसरे पे डिपेंड करते हुए भी दोनों को एक दूसरे से अलग अलग रखा था। इसी को कहा जाता है चेक एंड बैलेंस की नीति। क्या इंटेलिजेंट आदमी था देखो। कोई भी किसी भी प्रकार का कोई डिग्री नहीं थी बंदे के पास में। ना पॉलिटिकल साइंस में एमए था, ना हिस्ट्री में एमए था, ना ज्योग्राफी में एमए था, ना इकोनॉमिक्स में एमए था। फिर भी हर चीज समझता था। ठीक है ना? व्यवहारिक नॉलेज गजब की थी बंदे के पास में। ठीक है, यहां समझ में आ गया। अब जिला को क्या कहा जाता था? जिला को सरकार कहा जाता था। जिले को क्या कहा जाता था? सरकार कहा जाता था। और सरकार के स्तर पर, जिला स्तर पर भी दो प्रकार के अधिकारी होते थे। जिला स्तर पर भी दो प्रकार के अधिकारी, कानून व्यवस्था चलाने वाले और राजस्व एकत्र करने वाले हैं। दोनों इंपॉर्टेंट कार्य थे ना, तो दो अलग अलग लोगों को बांट दिए। कानून व्यवस्था के लिए जिस अधिकारी की नियुक्ति की जिला स्तर पर, उसे फौजदार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? फौजदार कहा जाता था। और लगान एकत्र करने के लिए जिस अधिकारी की जरूरत पड़ती थी, उसे अमलगुजार कहा जाता था। क्या कहते थे? अमलगुजार कहते थे। ठीक है। फौजदार अपनी रिपोर्ट किसको देगा? सूबेदार को देगा। अमलगुजार अपनी रिपोर्ट किसको देगा? सूबाई दीवान को देगा। समझ में आ गई बात आपको? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तहसील पे आ जाओ। तहसील को परगना कहा जाता था। क्या कहा जाता था? परगना कहा जाता था। और परगना में भी दो प्रकार के अधिकारी थे भाई साहब। दो प्रकार के अधिकारी थे परगना में भी। वही कानून व्यवस्था वाले, कानून व्यवस्था वाला, और राजस्व एकत्र करने वाला। राजस्व एकत्र करने वाला। कानून व्यवस्था संभालने वाला जो अधिकारी होता था, उसे शिकदार कहते थे। क्या कहते थे? शिकदार कहते थे। और राजस्व एकत्र करने वाला जो अधिकारी था, उसे आमिल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आमिल कहा जाता था। समझ में आ रही बात आपको? दोनों अधिकारी है। शिकदार अपनी रिपोर्ट फौजदार को देगा और आमिल अपनी रिपोर्ट अमलगुजार को देगा। समझ में आ रही बात? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। हाँ, एक बात जरूर है कि तहसील स्तर के ऊपर राजस्व का काम ज्यादा होता है भाई साहब। इसलिए आमिल के कुछ सहायक अधिकारी थे। इसके सहायक कौन कौन होते थे? इसकी सहायता करने के लिए कुछ और अधिकारी नियुक्त कर रखे थे। जैसे एक अधिकारी होता था जिसे कहते थे अमीन। क्या कहते थे? आज भी होता है ये पद, अमीन। तहसील में जाना, यहाँ पद होता है अमीन। अमीन का काम था भूमि की माप संबंधी कार्य था। भूमि की माप जोख करना किसका काम था? भूमि की माप संबंधी अधिकारी कौन होता था? अमीन कहलाता था। एक अधिकारी होता था जिसे कहते थे फौतदार। फौतदार। फौतदार जो होता था ना, वो बेसिकली खजांची होता था। खजांची। जो लगान इकट्ठा किया हुआ है ना, वो लगान जिसके पास रहता था ना, उसी को क्या कहते थे? फौतदार कहते थे। एक अधिकारी होता था जिसे कहते थे कानूनगो। आज भी होता है ये पद, ध्यान रखना, कानूनगो। कानूनगो का जो पद था, ये पटवारियों का मुखिया होता था। ये पटवारियों का
मुखिया। सभी पटवारी अपनी रिपोर्ट किसे देते थे? कानूनगो को देते थे। सभी पटवारी अपनी रिपोर्ट कानूनगो को सौंपते थे। और एक अधिकारी और होता था, उस अधिकारी को कहते थे वितक्ची। वितक्ची ये होता था लिपिक। लिपिक को क्या कहा जाता था? वितक्ची कहा जाता था। लिपिक जो लिखने का काम करता था ना, पूरी रिपोर्ट, वो लिखने वाला जो लेखक होता था वो वितक्ची कहलाता था। सारे अकाउंट्स रिकॉर्ड सब किसके पास होते थे? वितक्ची के पास होते थे। ग्राम स्तर को ध्यान रखना, गांव को मोजा ही मोजा कहा जाता था। गांव को क्या कहा जाता था? मोजा कहा जाता था। और वैसे भी असली मजा तो किस में होता है? गांव में ही तो होता है। तो मोज या मोजा गांव को कहते थे। यहां पर भी दो प्रकार के अधिकारी थे, कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था और कानून व्यवस्था और राजस्व। कानून व्यवस्था वाले अधिकारी को कहा जाता था मुकद्दम। और राजस्व, गांव के स्तर पर राजस्व एकत्र करने वाला अधिकारी पटवारी कहलाता था। आज भी बहुत सारे पद जो के त्यों हैं। पटवारी का पद आज भी है, कानूनगो का, अमीन का, ये पद तो आज भी है कम से कम। समझ में आ गया क्या? चलिए भाई साहब, हो गया। अब थोड़ा सा एक बात को और समझ लो, एक बात को और समझ लो। मुगल काल में सूबे काल में सूबों की संख्या मुगल काल में सूबों की संख्या, ढंग से समझना रे भाई साहब। मुगल काल में सूबों की संख्या, ध्यान रखना, सबसे पहले 1580 में अकबर के द्वारा, किसके द्वारा? अकबर ने अपने द्वारा जीते गए साम्राज्य को अपने द्वारा जीते गए साम्राज्य को व्यवस्थित करने के लिए 12 सूबों में बांटा था। कितने सूबों में? 12 सूबों में बांटा था। कितने सूबों में बांटा था भाई? 12 सूबों के अंदर बांटा था। ठीक है, लेकिन भाई साहब ये तो 1280 की बात है। 1280 के टाइम पे तो अभी तक तो महाराणा प्रताप ही जिंदा थे यार, ठीक है ना। इसलिए इसके बाद में 1280 के बाद में इसने और साम्राज्य जीते, और राज्य जीते, और क्षेत्र जीता। फिर उस जीते हुए क्षेत्र के बाद में मरने से पहले यानी 1580 के बाद में तो ठीक है, परंतु अकबर के अंतिम समय तक, अकबर के अंतिम समय में सूबों की संख्या 3 और बढ़ गई। 12 + 3 अर्थात कितनी हो गई? 5 हो गए। कितने हो गए? 15 सूबे हो गए। कितने सूबे हो गए? 15 सूबे हो गए। अकबर के समय, फाइनली अकबर के समय कितने सूबे थे? सूबे थे 15। शुरुआत में कितने सूबों में बांटा था? 12 सूबों में बांटा था। फिर अकबर के बाद में आया कौन? जहांगीर आया। जहांगीर के समय कुछ भी चेंज नहीं हुआ भाई साहब। जहांगीर ने कुछ नहीं किया। दारू पीने वाला आदमी था, सुबह से लेकर शाम तक दारू पीता था, इसलिए जहांगीर के समय कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि जहांगीर के समय पर उतने के उतने ही रहे, 15 के 15 सूबे ही रहे, नो चेंज। फिर आया कौन? फिर आया शाहजहां। कौन आया? शाहजहां। शाहजहां ने कुछ और इलाके जीते थे, और इलाके जीतने के बाद में इसने 3 और बढ़ा दिए सूबे। 15 में कितने जोड़ दिए? 3 जोड़ दिए, तो कितने हो गए? 18 सूबे हो गए। हालांकि कुछ लोग 4 बोलते हैं, पर अधिकतर लोग 3 ही मानते हैं। फिर आया कौन? औरंगजेब। औरंगजेब ने दक्षिण भारत में 2 प्रांत और जीते थे,
उन्हें भी प्रांत बना दिया गया। 18 + 2 यानी 20 सूबे। कितने सूबे? 20 सूबे जीते थे। तो आपके क्वेश्चन आ जाए मुगल काल में कुल कितने सूबे थे, तो आंसर आएगा कितने थे? 20 सूबे थे। समझ गए क्या? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। 20 सूबे थे। ठीक है भाई, ठीक है ना? हाँ ठीक है। तो फिर देख लो अपने, ये देखो प्रांतीय अधिकारी, प्रांतों को सूबे कहा जाता था। अच्छा मैंने पहले लिख दिए। 1580 में अकबर ने अपने साम्राज्य को 12 सूबे में बांटा था, किंतु उसकी मृत्यु के समय तक सूबों की संख्या 15 हो गई थी। ठीक है, जहांगीर के समय 15 की 15, शाहजहां के समय 18, औरंगजेब के समय 20। प्रांत को सूबा कहा जाता था। वो टीप लो ऐसे कैसे, सब कुछ ऐसे कैसे। ये मुकद्दम, ये सहायक अधिकारी, ये है परगना के सहायक अधिकारी। है किसके अधिकारी है? सहायक, इसके अधिकारी है परगना के। फौजदार, अल्लाह, ये क्या लिख दिया? फौजदार है ही नहीं, क्या बोल रहा है ये? फौजदार नहीं है ये, अर्थ का ये अनर्थ कर दिया तूने तो यार। फौतदार है ये, फौतदार, खजांची, अमीन, भूमि की माप संबंधी अधिकारी, कानून को, पटवारियों का अधिकारी, वित्तकची, सही लिख लेना इस शब्द को, क्या है? वित्तकची। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम।